जहाज हमेशा चलते रहता है, मार्केट भी हमेशा चलते रहता है, और हर पल हर चीज बदलती रहेगी। तो कुछ हुआ था उस टाइम पे? हाँ, कुछ हुआ था। सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि कमा तो रहे हैं बट पैसा बैंक में ही है, कुछ पैसा बढ़ नहीं रहा है। तो जो भी बिगिनर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे वो शुरू करें अपनी जर्नी? तो द स्टॉक हैज गॉन अप बाय रफली 100 टाइम्स। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए उस टाइम पे MRF में लगाया होता, उसका वैल्यू आज 1 करोड़ है। मैंने जस्ट ये क्रैश के पहले ही मार्केट में इन्वेस्ट किया था। तो इनिशियली वो हर्डल आया था, मैंने जो लगाया था उसमें वो रफली 20 गुना बढ़ गया है, और अभी भी मैं उसे होल्ड करता हूँ। जस्ट दिवाली के 2 हफ्ते पहले ये मुझे अच्छा खासा डिविडेंड आ जाता है, तो मेरे पूरे दिवाली की शॉपिंग अगर मैं चाहूँ तो वेकेशन भी कर सकता हूँ उससे। एंड प्रेजेंटली उनका पोर्टफोलियो इज रफली वर्थ अबाउट 25 करोड़। तो अगर आज की तारीख में वो सब कुछ बेच दिया जाए और आप वो 25 करोड़ को बैंक में रख दे, तो रफली आपको 70,000 रुपया दिन का मिलेगा। दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट कैन डू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मार्केट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, SIPs और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी 2008 में, और वो मेरे जिम बडी हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विशाल शर्मा। भैया वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो? बस ऑल वेल। फाइनली हमारा जिम में डिस्कशन हुआ था यही ट्रेडिंग को लेके, तो मैंने कहा एक पॉडकास्ट तो बनता ही है। करेक्ट। ठीक है, तो भैया अपनी आप जर्नी बताओ। मर्चेंट नेवी एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड, वहाँ से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट फील्ड। तो मर्चेंट नेवी मैंने चालू किया था 1997 में। ओके एंड सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि कमा तो रहे हैं बट पैसा बैंक में ही है, कुछ पैसा बढ़ नहीं रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि बहुत टाइम हो गया अभी पैसे को काम पे लगाते हैं। तो देन मैंने बिजनेस चैनल्स देखना चालू किया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ये चैनल्स में कंपनीज के बारे में बोल रहे हैं, रेवेन्यूज, ग्रोथ, ये होता क्या है ये सब, और डिसाइड कैसे करते हैं लोग के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया कि हर एक चीज का मीनिंग पता किया कि ये रेवेन्यू क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, अपने इंडिया के मार्केट में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने फिर 2008-2009 में अपनी जर्नी शुरू की इन्वेस्टमेंट्स की। सही है। तो शिप पे पढ़ते थे आप? शिप पे पढ़ता था, जब वक्त मिलता था, वेकेशंस पे आता था तब पढ़ता था। डेडिकेशन करना पड़ा, और भी डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, बट मुझे मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट था। मैथ वाज ऑलवेज गुड। तो मैंने सोचा कि ये कॉमर्स में जरा घुस के देखे कि क्या है ये, और इट वाज आउटस्टैंडिंग के स्टोरी सुनी थी कि लोगों ने फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में पैसा लगाया, जैसे MRF में पैसा लगाया और वो 100 गुना हो गया है, 200 गुना हो गया है। तो फिर लालच आया कि अब हमारा भी वक्त आ गया मार्केट में घुसने का। तो किसने इंस्पायर किया आपको? कोई बंदा था जिसने आपको थोड़ा गाइड करा? नहीं, नॉट रियली। मैंने बेबी स्टेप्स लिए इसमें। तो मैंने शुरुआत की पहले म्यूचुअल फंड से। अच्छा। यूजुअली बहुत सारे बिगनर्स जो होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, सीधा स्टॉक मार्केट्स में घुस जाते हैं और वहीं से प्रॉब्लम होती है, मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं होता। तो मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुन रखा था, जहां देयर आर अ बंडल ऑफ एक्सपर्ट्स जो दे आर कॉल्ड फंड मैनेजर्स, जो प्रॉपरली क्वालिफाइड हैं, IIM अहमदाबाद या IIM कैलकाटा, एंड दे हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड, या मोस्ट ऑफ देम आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये आपका फंड हैंडल करते हैं एंड दे आर फार मोर क्वालिफाइड। तो मैंने बोला शुरुआत में जरा उनके थ्रू करके देखते हैं। एंड मार्केट्स वर डूइंग वेरी वेल। इंडिया बूम पीरियड में था वो टाइम पे। कौन सी ईयर की बात है ये? शुरुआत किया मैंने म्यूचुअल फंड्स में 2008 में। अच्छा। बट लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स आई, सडनली मार्केट्स ग्लोबली क्रैश हो गए। ओके। तो कुछ हुआ था उस टाइम पे? हाँ, कुछ हुआ था। बेसिकली US के काफी मेजर बैंक्स थे जैसे लीमन ब्रदर्स, और ये सडनली ओवरनाइट इन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। ओके। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा इंडियन मार्केट्स में लगाया है, उनको वो निकालना पड़ा, बिकॉज US में जो
उनको पैसा दे रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए, तो ग्लोबली मार्केट्स टैंक होते गए थे। और मैंने जस्ट ये क्रैश के पहले ही मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो इनिशियली वो हर्डल आया था, तो जर्नी वाज नॉट इजी इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स, बट देन मार्केट्स में बोलते हैं यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो स्टार्टिंग में आपने वो झटका देखा? झटका मैंने बहुत अच्छा हुआ कि शुरुआती म्यूचुअल फंड जर्नी वाज फाइन, तो मैंने म्यूचुअल फंड्स को कुछ नहीं किया, उसको चलने दिया। अच्छा। क्योंकि वहां मुझे भरोसा था कि एक फंड मैनेजर है जो मेरे से फार क्वालिफाइड है, जो मेरा फंड हैंडल कर रहा है, तो मुझे उसमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी। जब मैं घुसा और मैंने डाला, मुझे 6 महीने में ही झटका आ गया। इनफैक्ट मैंने जितने सारे स्टॉक्स लिए थे वो 70% 80% क्रैक हो गए थे अपने प्राइस से। दैट वाज द डैमेज। मतलब सुबह क्या होता था, मार्केट खुलता था एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लोअर सर्किट, मार्केट 15-20 सेकंड में बंद हो जाता था, इतना बुरा हाल था सबका। प्लस साथ साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी वो टाइम पे, बिकॉज कांग्रेस हैड टाइड अप विद सीपीआईएम, तो सीपीआईएम बार बार कांग्रेस को थ्रेट कर रही थी कि हम सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, वो भी हुआ। मार्केट्स डिड नॉट रिएक्ट वेल टू दैट ऑल्सो। फिर कांग्रेस दोबारा ही अपने बल पे, तब मार्केट्स को डायरेक्शन मिलना चालू हुआ। अच्छा, ओके। तो बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और हमने एक टर्म बहुत सुनी है, पोर्टफोलियो। इसका पोर्टफोलियो अच्छा है, इसका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है। क्या होता है पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो होता है आप, इट्स अ बास्केट। जैसे अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर में चले गए जैसे, तो आपके बास्केट में आपने क्या डाला है और मैंने अपने बास्केट में क्या डाला है, तो जरूरी नहीं आपका बास्केट पूरा फ्रूट से भरा हो और शायद मेरा बास्केट पूरा ब्रेड, चीज और मे बी सॉफ्ट ड्रिंक्स। सो इट इज अ बंच ऑफ स्टॉक्स विच यू हैव इन योर पोर्टफोलियो। तो आपका पोर्टफोलियो शायद अलग हो या मेरा पोर्टफोलियो अलग हो। तो पोर्टफोलियो बेसिकली इज एग्जैक्ट डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ स्टॉक्स और आपने किस किस स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उसे पोर्टफोलियो बोला जाता है। ओके, ठीक है। एंड हमारी जिम में बहुत बार बात हुई है कि अभी सही टाइम है, इन्वेस्ट कर। करेक्ट। तो जो भी बिगिनर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे वो शुरू करें अपनी जर्नी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको रीड करना बहुत जरूरी है। मतलब एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू रिमेंबर के मार्केट इज नॉट समथिंग वेयर यू कैन बिकम रिच ओवरनाइट। बहुत रेयर है ये। पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्केट में अपने स्टॉक को टाइम देना पड़ेगा। तो यू हैव टू एज्यूम कि आप वो स्टॉक के साथ फिलहाल शादी कर रहे हो। अगर आपकी कंपनी अच्छी है और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और जैसे जो वो प्रोडक्ट बना रहा है अगर वो अच्छा है तो वो जरूर चलेगा। उसका एक बेहतरीन एग्जांपल है मारुति। सो 2008 में आई थिंक रफली मारुति वाज मे बी 1000 रुपीज और समथिंग। आज 14,000 रुपए पे ट्रेड कर पर शेयर। ओके। समथिंग लाइक MRF जो इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक है, 2008-9 के क्रैश में MRF का भाव लगभग 1600 रुपए पे आ गया था। ओके। मुझे याद है क्योंकि मैंने उस टाइम पे खरीदा था। अच्छा। बट मैंने वो पूरी जर्नी राइड नहीं की। मैंने MRF थोड़े गेन्स के साथ निकाल दिया, बट प्रेजेंटली MRF का वैल्यू लगभग 1,30,000 है। तो द स्टॉक हैज गॉन अप बाय रफली 100 टाइम्स। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए उस टाइम पे MRF में लगाया होता, उसका वैल्यू आज 1 करोड़ है। 15 साल में रफली, यस, 14 से 15 साल में। ओके। और जैसे हमारी बात हुई थी, आपने कहा कि प्रोसीजर ये होता है कि पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। करेक्ट। देन एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर होता है, अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ तो मेन है कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप कैश आता है आपके पास, तो कैश के लिए आप एक बैंक अकाउंट में रखते हो। करेक्ट। पर स्टॉक्स है ऐसी चीज के जो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ सकती है। तो स्टॉक्स के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है जिसको डीमैट अकाउंट बोला जाता है। तो कैश आपके अकाउंट से निकलता है। आप कोई भी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू जब आप स्टॉक खरीदते हो तो कैश एक साइड से निकल जाता है और शेयर्स आपके अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में आते हैं। सिंस वी आर इन डिजिटल इंडिया राइट नाउ, तो स्टॉक्स आपके अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में आने के लिए आपके लिए एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में जब ट्रेड होता था तो आपको एक पेपर फॉर्मेट मिलता था स्टॉक्स का, बट वो पेपर फॉर्मेट हमारी सरकार ने काफी टाइम से बंद कर दिया है। तो प्रेजेंटली डीमैट फॉर्म बहुत जरूरी है। और उसके बाद क्या होता है फिर? अकाउंट खोल दिया डीमैट। एक बार आपने अकाउंट खोल दिया, आपका डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो गया, तो व्हेनेवर यू हैव फंड्स आप
कोई भी या तो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, या तो देयर आर ब्रोकरेज फर्म्स लाइक कोटक बैंक और HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये किसी की भी सर्विस लेके आप उनको कॉल करके स्टॉक खरीद सकते हैं। अच्छा, ओके। तो मतलब लाइव चल रहा होता है सब कुछ मार्केट के हिसाब से? मार्केट्स के पर्टिकुलर टाइमिंग्स है, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। तो ये टाइम पे आप कभी भी खरीद सकते हैं। और वो फ्लक्चुएट होता रहता है? मार्केट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं रियल टाइम बेसिस पे मार्केट फ्लक्चुएट होते हैं। मार्केट स्टडी नहीं रहते। ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टॉक ए या स्टॉक बी या स्टॉक सी लिया हो 100 रुपए में, 200 रुपए में या 300 रुपए में, तो पूरा दिन उसका प्राइस वो नहीं रहेगा। अगर वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है। तो वो ऊपर जाएगा तभी तो आप कमाओगे। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है जिसपे सबका रेट रिफ्रेश होता है या फिर ऑटोमेटिकली? ये लाइव है, ये डायनामिक है। मार्केट्स आर कंप्लीटली डायनामिक, एग्जैक्टली लाइक माय प्रोफेशन। जिस प्रोफेशन में भी वो कंप्लीटली डायनामिक प्रोफेशन है, कांस्टेंट नहीं है। जहाज हमेशा चलते रहता है, मार्केट भी हमेशा चलते रहता है, और हर पल हर चीज बदलती रहेगी। हम ट्रेडिंग पे दोबारा आएंगे। करेक्ट। कोई मर्चेंट नेवी की कोई कहानी बताओ ना, कोई इंटरेस्टिंग कहानी। बहुत सारी है, जर्नी बहुत लॉन्ग रही है, तो काफी कुछ देखा है इसमें। तो देर आर लॉट ऑफ स्टडीज, आपको मर्चेंट नेवी ऐसा नहीं है। काफी लोग, यंगर जनरेशन काफी फैसिनेटेड रहती है कि मर्चेंट नेवी में घुस गए तो इमीडिएटली बहुत सारे पैसे, ढेरों सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जर्नी काफी टफ रहती है, बिकॉज एट टाइम्स होता है कि मैंने जब शुरू किया था, एट टाइम्स ऐसा हाल था कि मैं अकेला इंडियन था शिप पे। अच्छा। तो आपको उसी चीज के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अकेला इंडियन का मतलब है आपको घर की दाल रोटी सब्जी अब नहीं मिलने वाली है, तो यू हैव टू एडजस्ट टू देयर फूड हैबिट्स नाउ। कितने टाइम हुआ है कि कोल्ड प्लेसेस से पास हुए तो टेम्परेचर हैज ड्रॉप टू -25, -30 डिग्रीज ऑल्सो। तो एंड वेदर चेंजेस सिंस इज डायनेमिक। आप एक गर्म जगह पे हैं, सडनली आप एक ठंडी जगह पे जा रहे हैं, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी चल रही होगी, आप सडनली ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप देख रहे हैं उधर ठंड पे। तो इट चेंजेस वेरी फास्ट। प्लस हर एक आपको जो प्रमोशन मिलता है उसके लिए आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आप एक बार घुस गए तो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको तरक्की होती जाएगी, आपको प्रमोशन मिलते जाएंगे। तो इट इज, यू हैव टू गिव रिटन एज वेल एज ओरल एग्जाम्स। ओके। प्रिपरेशन तो ट्रेडिंग में भी चाहिए क्योंकि हमारा रिस्क भी है। करेक्ट। तो क्या पोटेंशियल रिस्क है और क्या रिवॉर्ड्स हैं? हर बार प्रॉफिट तो होगा नहीं, मार्केट ऐसी है। देन जो लॉसेस होते हैं उसको आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने कैसे हैंडल करा उसको, या कैसे करना चाहिए हैंडल? हर्षद मेहता का एक लेटेस्ट सीरीज आया था, आई बिलीव, स्कैम। उसपे उसने बोला था रिस्क है तो इश्क है। तो मार्केट में अगर रिस्क है तो इश्क है, इसका मतलब होता है कि अगर आपने अपनी कंपनी को करेक्टली स्टडी किया है और आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, आपको उनके प्रोडक्ट्स पे भरोसा है, और वो ऐसी चीज बना रहे हैं जो शायद प्रेजेंटली काम नहीं आए, बट 2 years, 3 years, 5 years डाउन द लाइन ये प्रोडक्ट की सडनली बहुत डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल एक सेक्टर बताता हूँ, जैसे सोलर पैनल, जिसपे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंसेंटिव दिया हुआ है। तो ये किसी ने सोचा नहीं था, ये सडनली आई बिलीव जिस दिन मोदी जी ने अयोध्या के मंदिर का इनॉग्रेशन किया था, उसी दिन इनॉग्रेशन के बाद उन्होंने सोलर सेक्टर के बारे में बात किया था। बट ये मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर चुका है। तो जिन लोगों ने ये सेक्टर में 1 साल पहले या 1.5-2 साल पहले इन्वेस्ट किया हो, I am sure they must have made at least 5 times 10 times returns। अभी 22 जनवरी को जो हुआ था, 22 जनवरी को इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन मैं पीछे जा रहा हूँ तो 22 जनवरी 2024। बट अगर 2022 या 2023 में अगर कोई ये सेक्टर में घुसा हो, उसने बहुत पैसा बनाया होगा। तो आपको थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग करना पड़ेगा। जैसे ईवी व्हीकल्स है, तो ईवी व्हीकल्स प्रेजेंटली अब मिस्टर गडकरी ने बोला है कि बाय 2030 इंडिया में वो पेट्रोल डीजल चाहते ही नहीं है। तो अगर ये ईवी व्हीकल्स के बारे में किसी ने 2-3 साल पहले सोच के वो स्टॉक्स खरीद लिए हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ टाटा मोटर्स ड्यूरिंग कोविड भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल था बाजार के लिए, बिकॉज देयर वाज अनसर्टेनिटी, किसी को नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला। पैंडेमिक था वो, और ये मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन में एटलीस्ट हम ये ऐसी चीज दोबारा नहीं देखेंगे, होपफुली। Anyway, things are unpredictable, but hopefully दोबारा देखनी नहीं पड़े। तो टाटा मोटर्स कोविड के समय पे रफली 80-90 रुपए का था, और किसी ने वो टाइम पे सोच के लिया हो कि ये शायद ईवीज में आगे बहुत अच्छा कर सके। प्रेजेंटली उसका भाव 1100 है। तो 3 साल में आपका यू हैव मेड ऑलमोस्ट 10-11 टाइम्स रिटर्न्स
ओके। तो आपको थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग करना पड़ेगा, आपको स्टॉक्स पिकअप करने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, आपको प्रमोटर इज द ओनर ऑफ द कंपनी बेसिकली, प्रमोटर देखना पड़ेगा कि कितना एंटरप्राइजिंग है, उसका विजन देखना पड़ेगा। बिकॉज फाइनली एक कंपनी का, अगर एक कंपनी बढ़िया करती है या एक मूवी अच्छा करती है तो आप मूवी के स्टारकास्ट को गाली नहीं देंगे। अगर मूवी खराब करती है तो आप लीडर को गाली देते हैं कि डायरेक्शन खराब था या प्रोडक्शन या स्टोरी अच्छी नहीं थी, तो नीचे वालों को कभी आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप मार्केट में जब जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रमोटर का हिस्ट्री कैसा रहा है, इज ही एबल टू डिलीवर व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड, वो बहुत जरूरी है। नॉलेज बहुत जरूरी है हर चीज। करेक्ट। ओके। एंड अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, आप खुद करते हो, तो क्या की फैक्टर्स होते हैं जो आप एनालाइज करते हो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले? मैं पहले तो देखता हूँ सेक्टर। जैसे मैंने जस्ट अबाउट 4-5 years बैक मुझे लगा था कि एनवायरमेंट में चेंजेस आना बहुत जरूरी है। तो बात बहुत चल रही थी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की, एसयूपी बहुत चल रहा था, जहाँ इवन बॉम्बे में आप देखेंगे तो प्लास्टिक की जो बैग्स थी उसका थिकनेस सडनली बढ़ाया गया था, क्योंकि जो पतली थैलियां थी वो डिकम्पोज नहीं हो रही थी और हमें मालूम है इसको होने को बहुत टाइम लगता है। तो मैंने एक पेपर कंपनी चुनी थी रफली अबाउट 2018-19 में, जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था और यही सोच के किया था बिकॉज कंपनी वाज टॉकिंग अ लॉट अबाउट एनवायरनमेंट, और वहां से उनके बोलने से लग रहा था कि ये पेपर सेक्टर की तरफ पैकेजिंग भी पेपर सेक्टर की तरफ जाने वाली है। जैसे आज के तारीख में अगर आप मिंत्रा से या फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कुछ मंगाओगे तो आपको पैकेजिंग अभी प्लास्टिक में नहीं आती है, आपको अभी आपके कपड़े भी पेपर में आते हैं। इनफैक्ट जोमेटो स्विगी भी देखोगे तो वहां भी आपको फूड डिलीवरी पेपर बैग्स में आती है। आप कोई रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो आपको पार्सल अभी प्लास्टिक में नहीं मिलता है, पेपर बैग्स में आना शुरू हो गया। तो मैंने ये सोच के मैंने सोचा कि अगर पेपर ही फ्यूचर होने वाला है तो मैंने ये सोच के वो कंपनी में किया, और मैं देख रहा था कि इसके रेवेन्यूज कितने बढ़ेंगे फिर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है रेवेन्यू है कि कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ना चाहिए। अगर एक कंपनी साल दर साल हर साल अगर 100 करोड़ का ही माल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 100 करोड़ का फिगर, अगर 100 करोड़ का ही माल बेचती रहेगी तो ये कंपनी उधर ही रहने वाली है, क्योंकि उसको जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर उसको इफेक्ट करने वाला है वो है इन्फ्लेशन। उसका एम्प्लॉय कॉस्ट, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट, वो तो बढ़ता ही जाएगा टाइम के साथ। अगर आपका रेवेन्यू 100 करोड़ रहेगा, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट वहां तक स्टक नहीं रहेगा। अगर आपका ऑपरेशनल कॉस्ट समझो 80 करोड़ है और कंपनी 20 करोड़ प्रॉफिट बना रही है, वो धीरे धीरे जाके जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है वो एक टाइम पे जाके जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना बहुत जरूरी है। और कंपनी का रेवेन्यू तब बढ़ता है अगर इनका कोई एक्सपेंशन प्लान हो। जैसे टाटा मोटर्स आप देखेंगे तो इन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया था, तो वहां से क्या हुआ था, इनका वहां का भी सेल्स बढ़ गया, प्लस इन्होंने ईवी व्हीकल्स में भी घुस गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी घुस गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी घुस गए, और जरूरी हो गया ये इनके लिए। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, और रेवेन्यू बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यूजुअली जब एक स्टॉक सेलेक्ट करता हूं तो मैं लास्ट 6 क्वार्टर्स, एक क्वार्टर रफली 3 महीना, तो मैं बैकवर्ड देखता हूं कि लास्ट 6 क्वार्टर्स से इसका रेवेन्यू कितना ग्रो कर रहा है, इसका प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है आगे। मतलब जब तक वो कुछ करेगी नहीं तब तक बढ़ेगी नहीं। राइट। जब टाटास भी आया था, आई थिंक दे इनिशियली बिगिन विद स्टील, बाद में आप देखो टाटा कॉफी, स्टारबक्स इनका है आज, फिर वेस्ट साइड इनका है, जूडियो इनका है, फिर मोटर्स में आ गए, मोटर्स तो अलग है, बसेस भी में ही आ गए। तो कंपनी को एक मल्टीपल चीजें होनी चाहिए बेचने के लिए। अगर एक सिंगल प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं तो उसमें क्या है, स्पेशली क्या इनोवेटिव कर रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। ओके। तो अभी कोविड की बात हुई थी, तो आपका कोई एक्सपीरियंस रहा खुद का कोविड में? आपने कोविड से पहले आपने इन्वेस्ट किया हो, एंड कोविड में आपने क्या देखा मार्केट में, आपके शेयर्स में क्या चेंजेस आया, कुछ हुआ? बेसिकली मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा डर लगा था, क्योंकि जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तब तो आई थिंक इमीडिएटली नेक्स्ट 15-20 दिन या 1 महीने तक तो सारों का पोर्टफोलियो डाउन होगा। अगर किसी का नहीं डाउन होगा तो वो तो झूठ बोल रहा है। बट आप ट्रैक तो करते ही होगे। मैं तो डेली बेसिस पे ट्रैक करता हूँ। ओके। लोग बोलते हैं कि पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे ट्रैक करना चाहिए। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि जब तक आपका टारगेट नहीं होगा आप आगे बढ़ोगे नहीं, आप वही स्टॉक में अटके रहोगे। तो आपको चर्न करना भी बहुत जरूरी है। अगर एक कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है कंसिस्टेंटली, मेरा यूजुअली देखता हूँ कि अगर एक कंपनी कंटिन्यूसली 1 साल तक परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मैं चर्न कर देता हूँ।
तो कोविड में मुझे अपनी कंपनीज पे भरोसा था, मेरे पास जो भी कंपनियां थी मुझे लगा था कि इनको होल्ड करने से कुछ मतलब मेरा नुकसान नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मारुति था, मारुति गाड़ी बनाना थोड़ी बंद करने वाली है। उसके बाद इंडिया में तो मारुति ही की नंबर 1 सेल्स है। एग्जैक्टली। एंड उस टाइम ये भी हुआ है कि जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा था इसके बारे में, जो उस टाइम पे डिप हुई है ना, वो पेशेंस वाली बात जो हमने स्टार्टिंग में करी थी, बहुत लोगों ने डर के मारे निकाल लिया था कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात है स्मार्ट और मार्केट्स में सबसे जरूरी है, मार्केट्स आपके इमोशंस को टेस्ट करेगा। तो आप कितना अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकते हैं। बिकॉज जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की थी वो टाइम पे आई बिलीव ट्विटर इतना एक्टिव नहीं था, सोशल मीडिया इतना ये स्केल पे इतना एक्टिव नहीं हुआ था। आजकल तो काफी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं। ट्विटर में तो इतना, मैं उसको ट्विटर यूनिवर्सिटी बोलता हूँ इन स्लैंग, बिकॉज पब्लिक इतना कुछ डाल देती है मार्केट के बारे में कि ऐसे लगता है नेक्स्ट नॉस्ट्रेडामस यही है, इनके पास ही जाना चाहिए हमको सीखने के लिए। बट अगर ये सब पढ़ के अगर आप अपने स्टॉक्स पे रिएक्ट करना चालू कर देंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। बीइंग अ बिगिनर किसको रीच आउट करूं? आपने बोला स्टार्टिंग में मार्केट पढ़नी आनी चाहिए। करेक्ट। तो क्या पढ़ना आना चाहिए? देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन दिस, देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यू कैन गो ऑन टू मनी कंट्रोल या ब्लूमबर्ग, और बिजनेस चैनल्स देखिए। बिजनेस चैनल्स में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मार्केट्स के बारे में, पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में। दे आपको वो सेक्टर बताएंगे कि कौन सा सेक्टर प्रेजेंटली ग्रो कर रहा है, या किस सेक्टर में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है या इंसेंटिव दे रही है। बिकॉज जिसमें इंसेंटिव आने वाला है वो सेक्टर जरूर चलेगा। अच्छा, ओके। और कोई ऐसी चीज जो आप सजेस्ट कर दो कि, या आपको लगता है कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए वो इन्वेस्ट करते टाइम, या आपने अपने एक्सपीरियंस से कोई सीखा कि नहीं यार मेरे को ना कुछ इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था इनिशियल डेज में? मैंने भी क्या किया था, लोगों का सुना और अपना पैसा लगा दिया। और क्रैश के बारे में तो मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज वो सडन था। जो लेमन ब्रदर्स का क्रैश था सडन था, बट वो कंपनीज को रिवाइव होने में टाइम लगा। बेसिकली मार्केट क्रैश जब होता है तो बोला जाता है कि अगर आपकी कंपनी स्ट्रांग है तो स्ट्रांगर कंपनी है ना वो सबसे पहले टर्न अराउंड करेंगी, मतलब आपका भाव आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी वीक है तो बहुत वक्त लगेगा उसको, या शायद कभी भी वापस नहीं आए, वो झटका वो झेल नहीं पाएगी। तो ये मैंने भी मिस्टेक की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि लोगों का सुनो लेकिन करो अपनी, मतलब किसी के एडवाइस पे आप स्टॉक ना लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। भले वो एडवाइस मैं क्यों ना दूं, बट आप पढ़ो क्योंकि पैसा आपका है। आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके। एंड हमारी जिम में बहुत बात हुई है, बहुत आपने एग्जांपल्स दिए हैं जिससे मेरे को बहुत घबराहट हुई है सुन के कि इसने इतने का शेयर खरीदा था, आज के टाइम पे ये इतना कमा रहा है, इसका इतना टर्नओवर है। तो ऐसी कोई कहानी बताओ ना सबको, जो आप मेरे को बताते हो जिम में कहानी, ऐसी कोई कहानी। जैसे मैंने जिस पेपर कंपनी के बारे में बताया था, ये स्टॉक आई थिंक मैंने 2017-18 में रफली लिया था, और ये रफली अभी मेरे इन्वेस्टमेंट से 20 गुना हो गया। ओके। और 3 years बैक मैंने एक और एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, सो दैट ऑल्सो आई थिंक 7-8 times हो गया है। कितना किया था? जरूरी है बोलना? नहीं, ठीक है, मुझे लगा शायद फ्लो में बोल रहा हूँ। हमारी 2-3 दिन पहले डिविडेंड्स की लेके कुछ बात हुई थी। तो अब जिन लोगों को नहीं पता डिविडेंड्स होते क्या हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, और एक इन्वेस्टर के लिए कितना ज़रूरी है डिविडेंड्स? इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है अगर कंपनी एक रेगुलर डिविडेंड्स देती है। बट होता क्या डिविडेंड? डिविडेंड ये होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर कर रही है। वो जितना भी कमाती है उन्होंने एक पार्ट रखा है उनके इन्वेस्टर्स के लिए। बिकॉज आपको ये याद रखना पड़ेगा कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, जब आप एक स्टॉक खरीदते हो तो आपका उसमें शेयर हो गया। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। जैसे अगर आपके पास मारुति का एक शेयर भी है तो अब आप उसका शेयर होल्डर हो गए। शेयर होल्डर का मतलब है वो कंपनी में आपका भी हिस्सा हो, भले वो एक शेयर का हो। तो कंपनी अगर पैसा बना रही है तो उसमें से थोड़ा प्रॉफिट आपको भी मिलना चाहिए। तो डिविडेंड यही होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स आपके साथ शेयर करती है, और जो बेहतरीन कंपनीज है वो रेगुलर बेसिस पे आपको डिविडेंड देगी। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। जब आप स्टॉक पिकअप करें तो आप देखें कि कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, और एक इम्पॉर्टेंट है कंपनी का डेट कितना है, कर्जा कितना है, कर्जा कितने टाइम में वो चुका पा रही है। जो भी कंपनी कर्जा ले रही है वो बेसिकली एक्सपेंशन के लिए ही लेती है। कोई कंपनी बिना
वजह कर्जा नहीं लेगी, तो आपको ये भी देखना जरूरी है वो अपना कर्जा कितना फास्ट खत्म करती जा रही है, बिकॉज एक कर्जा आपके ऑपरेशनल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे उससे। तो डिविडेंड्स आर इम्पोर्टेंट। एक अच्छी बेहतरीन कंपनी जैसे एग्जांपल होगा HPCL, BPCL, मारुति, ये कंपनियां, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कंपनी आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देंगी। इनफैक्ट समटाइम्स साल में एक बार, समटाइम्स साल में 2 बार। तो आपके जितने शेयर होंगे पर शेयर के हिसाब से उन लोग एक डिविडेंड अमाउंट डिसाइड करते हैं कि एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे हम समझो 10 रुपया या 20 रुपया या 1 रुपया समझो डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली शेयर के फेस वैल्यू पे। तो हर एक शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, तो उसके बेसिस पे टिपिकली जनरली मैंने देखा है ट्रेंड है कि फेस वैल्यू रफली 10 रुपया होता है। तो 10 रुपए के बेसिस पे कंपनी बोलेगी कि आपको 20% ऑफ द फेस वैल्यू, 20% ऑफ द फेस वैल्यू मतलब आपको 10 रुपए के ऊपर 20% 2 रुपया पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। तो कोई कंपनीज ये साल में 2 बार भी करती है, कोई 1 बार करती है, कोई शायद देती ही नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। और वो पता कैसे चलता है कि ये डिविडेंड्स देते हैं या नहीं देते हैं? ये आप 2 साइट्स हैं जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ, और माय थर्ड साइट विच आई फॉलो है screener.in। अच्छा। तो स्क्रीनर पे बेसिकली आपको कंपनीज का थोड़ा आइडिया मिल जाता है। आप अपने सर्च में कंपनी का नाम डाल दीजिए तो कंपनीज के प्रोज एंड कॉन्स आपको मिल जाएंगे। बट उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कंपनी के वेबसाइट पे जाके देखता हूँ कि इनके ऑर्डर्स क्या है, मतलब ये बनाते क्या है। क्योंकि स्क्रीनर एक ऐसा है कि आपको एक हल्का सा जिस्ट दे देगा ये कंपनी करती क्या है, बट आपको थोड़ा कंपनी के बारे में जानने के लिए उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आज के तारीख में तो गूगल अवेलेबल है, आप कुछ भी टाइप करो आपको सारी कुंडली मिल जाएगी कंपनी की। तो स्क्रीनर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको कंपनीज का डिविडेंड हिस्ट्री देखना है तो आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा। NSE की वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, आप उस पे डालिए। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, उस पे डालिए, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। अच्छा, पूरा चिट्ठा मिल जाएगा। पूरा चिट्ठा मिल जाएगा, ये कंपनी ने कब कब किस दिन को डिविडेंड दिया है और कितने रुपए दिए हैं। अच्छा। और उनका पूरा आपको जितना आपको पिछले 10 साल का भी प्रॉफिट रिकॉर्ड देखना है इनका, कि कैसे इन्होंने इनका सेल्स क्या रहा है, ग्रोथ क्या रहा है, कितना प्रॉफिट बनाया है इन्होंने, और ये कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आई नो समबडी जिन्होंने कोविड में जस्ट बिफोर कोविड और मे बी ड्यूरिंग द लॉकडाउन उन्होंने रफली 50 lakhs to 1 crore लगाया था, एंड luckily all his companies have done very well, and presently उनका पोर्टफोलियो is roughly worth about 25 crores। तो अगर आज की तारीख में वो सब कुछ बेच दिया जाए और आप वो 25 करोड़ को बैंक में रख दे तो रफली आपको 70,000 रुपया दिन का मिलेगा। दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट कैन डू। दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया ने बोला कि 70,000 रुपये दिन का मिलेगा, और अगर तुम नहाने जा रहे हो, जिम जा रहे हो, तब भी तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। अभी मैंने इसको डिवाइड बाय 24 तो किया ही नहीं। हाँ, वही तो। 10 घंटे तो आप सो रहे हैं। सोते सोते कमा रहे हो तो रफली आपको 3,000 रुपीज पर आवर मिल रहा है। वाह। तो मतलब 10 घंटे आप सो रहे हो तो उसमें भी 30,000 आपके अकाउंट में आते जाएगा। ठीक है। एंड थोड़ी बात कोविड की हुई थी, एंड अभी रिसेंटली हमने वॉर भी देखी है। करेक्ट। देन वॉर का या कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर? मार्केट्स इनिशियली रिएक्ट करते हैं बेसिकली। इंडिया कितने टाइम बाद जाके आपको लगता है थोड़ा स्टेबल हो जाता है? इंडिया का मार्केट भी रिएक्ट करता है, ग्लोबली भी सब मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। बेसिकली ये एक इनिशियली आई कुड से कि वीकर हार्ट्स गेट आउट, जिनके दिल कमजोर होते हैं ना वो निकल जाते हैं। एज लॉन्ग एज एक जियोपॉलिटिकल इवेंट जैसे शुरुआत हुई थी रशिया यूक्रेन से, उसके बाद नेक्स्ट हुआ था इजराइल का वॉर पालस्तीन के साथ, एंड ऑफ लेट जस्ट रिसेंटली ईरान ने इजराइल पे अटैक किया। एज लॉन्ग एज आई फील के हमारी कंपनीज का एक्सपोजर ये कंट्रीज में नहीं है, या जियोपॉलिटिकली हम इनसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, हमें हमारी जो कंपनीज हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में जो लिस्टेड हैं उनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। इन लोगों को हमको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड इंडियन मार्केट्स आर इन अ स्टेज नाउ वेयर द नंबर ऑफ पीपल, जो अभी लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं वो बस हर क्वार्टरली डेटा आता है एक कि हर क्वार्टर में कितने डीमैट अकाउंट्स रजिस्टर हुए हैं, ये हर क्वार्टर में बढ़ ही रहे हैं बस। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक लास्ट क्वार्टर में ये फिगर रफली 1.5 करोड़ से बढ़ गया था। हमारी 150 नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एंड आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड टू सी के जिम में काफी बच्चे भी आते हैं जो 12th में हैं, वो भी ट्रेड कर रहे हैं, एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। एंड इनफैक्ट उससे भी बेटर है कि आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मैं अपने बच्चे को पिकअप करने गया था, एंड
क्रिकेट के लिए, और उसके साथ एक बच्चा खेल रहा था, आई थिंक वो 9th में होगा, तो 9th में रफली 14 ईयर्स का। तो उसके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट किया है कि उसको बोला है कि भाई तू इतना ले ले, मार्केट में लगा, उसको बोला कि मार्केट सीख, तुझे पॉकेट मनी नहीं मिलेगा। अब ये जो दिया गया है ना, तो उससे ही कमा के अपना पॉकेट मनी चलाएगा। आई एम वेरी इंप्रेस विद दिस कल्चर। तो बच्चे को इतने छोटे एज में आप समझ रहे कि इंडिया के जो पेरेंट्स है, अगर ये एज में मार्केट्स के बारे में सिखाना शुरू कर दे, और प्रेजेंटली हमारा मार्केट एक्सपोजर है रफली 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ आई थिंक 15 या मैक्सिमम 20 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अगर ये फिगर अगर आधा भी हो जाए अपनी आबादी को, हम कहाँ जाएंगे ये किसी को आइडिया नहीं है। इंडियन मार्केट्स आर सपोज टू ग्रो बिकॉज हमारी कंट्री का एक डायनामिक है कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तो हमारा खुद का कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि हमारे आपस हमारे कंट्री में जो ट्रेड हो रहा है उससे ही हम काफी रिलाय कर सकते हैं। ओके, एंड कोई ऐसी कंपनी रही है जिसमें, या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप रिग्रेट करते हो कि यार मेरे को उसमें नहीं लगाना चाहिए था? यस, मैंने आपको बताया था ना, मैंने किसी का सुन के लगाया था, और ये मेरी मार्केट की इनिशियल जर्नी थी। तो आई वॉज वेरी नेव एंड इमेच्योर, तो जो कोई बोलता था मैं लगा देता था, बिकॉज मार्केट आपको अपनी तरफ खींचेगा। तो इनिशियली आपका प्रॉफिट होगा। ये कैसे होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये मार्केट किसी ना किसी तरह से आपको खींचेगा। तो आप इनिशियली जो फर्स्ट ट्रेड करोगे उसमें आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करोगे? अभी आपने बोला कि मैंने पहले ट्रेड में तो 10,000 लगाया, अभी मेरे 10 का 15 हो गया शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। अभी मैं 10 तो नहीं 50 लगा देता हूँ। तो मैंने वही किया था, मैंने 50 लगा दिया, और मैंने वो स्टॉक खरीदा था, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैंने वो स्टॉक खरीदा था 54 रुपीज पे, और उसकी आज की प्राइस है 25 पैसे। तो आपने निकाला फिर? अभी ये भाव में बेच के तो मेरी ये कॉफी भी नहीं आएगी। क्या करूंगा बेच के? रहने दिया, कुछ मतलब ही नहीं है बेच के। बट कुछ वो ग्राफ रहा होगा ना नीचे आने का। तो क्या होता है बेसिकली, आपको स्टॉक्स में और एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जब स्टॉक्स हैं, देयर समथिंग कॉल्ड सर्किट मतलब स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर दिन में बढ़ना नहीं चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट ने बेसिकली सेबी ने इम्प्लीमेंट किया है ताकि लोगों का पैसा डूबे नहीं। तो ये स्टॉक जब मैंने खरीदा और इनिशियली ऊपर गया, उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आते गया मैं बेच ही नहीं पाया। ये रफली 3 महीने में 50 रुपए से 25 पैसे पे आ गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। एक उम्मीद रहती है ना कि शायद कल बढ़ जाए, वही उम्मीद तो आपको धोखा देगी। और ऐसे स्टेज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका स्टॉक कंटिन्यूसली टैंक हो रहा है विदाउट एनी न्यूज, या टैंक हो रहा है मतलब टैंक हो रहा है मार्केट तक के टर्म्स में इसको टैंक बोला जाता है। टैंक मतलब कंटिन्यूसली अगर नीचे गिर रहा है, तो आपको वो टाइम पे और एक्स्ट्रा पैसा डाल के वो स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, बहुत लोग करते हैं ना कि बहुत लोग करते हैं कि चलो आज मुझे चॉकलेट मिल रही है 10 रुपए की, कल इसका भाव हो गया 5 रुपया, तो अभी मैं 5 रुपए की 2 चॉकलेट ले लूं। अब परसों उसका भाव हो गया 1 रुपया, चलो मैं भाई 10 रुपया और डालता हूँ, 1 रुपये से मुझे 10 चॉकलेट और मिल जाएंगी। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चॉकलेट का एक टाइम पे प्राइस 10 रुपया था। तो कुछ तो कारण है ना 10 रुपये से 1 रुपये पे आया है। लेकिन काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अपने स्टॉक से प्यार मत करो। जब आपको लग रहा है कि यह परफॉर्म नहीं कर रहा है, you leave it, take it as like a relationship। रिलेशनशिप में आपको जब लगे कि आपका पार्टनर आपको वो नहीं दे रहे जितना आप दे रहे हो, तो आप निकल जाइए। डोंट गेट इमोशनली इन्वॉल्व। मैंने इसलिए आपको स्टार्ट में बोला, मार्केट्स आपको इमोशनली टेस्ट करेगा। जैसे आई डोंट नो कितने लोगों के पास है, अगर MRF काफी लोगों ने तो जो 1980s 1990s से जिसने खरीद के रखा हुआ है, वो तो मल्टीमिलियनर हो गया होगा अभी। बिकॉज उस समय पे तो वो स्टॉक की वैल्यू 1 रुपये थी, और आज वही चीज 1,35,000 की। आप समझ रहे हैं? तो आपने किसी और कंपनी का ऐसा स्टॉक देखा है जो बिल्कुल ही 1 साल 2-3 साल में एकदम बूम कर गया आपके आंखों के सामने? हाँ, देखा है मैंने। इनफैक्ट मेरे पास भी एक शेयर है, बट उसे 1 साल 2 साल नहीं लगा, और मैं अभी भी होल्ड करता हूँ उसको। इसको मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ बिकॉज ये स्टॉक ने मुझे मार्केट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिया। तब मैंने मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैंने ये स्टॉक लिया था 2009 में। इसका नाम है कजारिया सिरेमिक्स। अच्छा। ये मैंने 2009 में बेसिकली ये स्टॉक अभी स्प्लिट हो चुका है, बट 2009 में एक स्प्लिट होने के पहले मैंने 78 रुपीज पे लिया था। ये 78 से नॉन स्टॉप 1500 रुपये पे गया है। तो मैंने जो लगाया था उसमें वो रफली 20 गुना बढ़ गया है, और अभी भी मैं उसे होल्ड करता हूँ। तो उतना पेशेंस रखा है मैंने। और
जैसे आप मुझे डिविडेंड्स के बारे में पूछ रहे थे, तो ये कंपनी ने मुझे लास्ट 14 साल में इतना डिविडेंड दिया है कि उतने पैसे तो मैंने वो स्टॉक लेने में नहीं डाले। तो ये मुझे हर साल कंसिस्टेंटली 2 बार डिविडेंड देता है। आपने एक के लिए मेरे को बोला भी था कि एक कोई कंपनियां में डिविडेंड देती है मेरे को, तो मेरी दिवाली की शॉपिंग वहीं से होती है। ये वो पेपर कंपनी है जिसमें मैंने अच्छा खासा स्टेक लिया था, तो जस्ट दिवाली के 2 हफ्ते पहले ये मुझे अच्छा खासा डिविडेंड आ जाता है, तो मेरे पूरे दिवाली की शॉपिंग अगर मैं चाहूँ तो वेकेशन भी कर सकता हूँ उससे हो जाती है। ठीक है। और अभी हम बहुत ज़्यादा आजकल एड्स चलती हैं, बहुत टाइम से मैं देख ही रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स, SIPs, करेक्ट, क्या होता है? तो मैंने इनिशियली आपको बताया कि मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली इंडिया में काफ़ी म्यूचुअल फंड्स है। तो म्यूचुअल फंड्स के हर एक फंड का एक फंड मैनेजर होता है और ये एक्सट्रीमली क्वालिफाइड होता है। मतलब ये रफली एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर बोला जाए तो रफली 1000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ तक का संभालता है। ओके। तो ये इसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या आपके पास पैसा लमसम आए तो आप लमसम कोई म्यूचुअल फंड में लगा दो स्टडी करके। और म्यूचुअल फंड में कैटेगरीज होती है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। फॉर एग्जांपल टू नेम अ फ्यू, लार्ज कैप फंड्स है। लार्ज कैप फंड्स मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। मिड कैप फंड्स है, फिर स्मॉल कैप फंड्स है। तो ये 3 टाइप के फंड्स है, प्लस अदर देन दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज। तो ये एक्सपर्ट होता है जो आपके भी पैसा लगाएगा और वो चर्न करते रहता है पैसा, ताकि वो आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दे सके। और इसमें आई बिलीव टू बी वेरी कंजर्वेटिव, आपको अगर 12% रिटर्न मिल रहा है, इट इज एक्सीलेंट। 12% रिटर्न मीन्स आई फॉलो समथिंग कॉल्ड एज द रूल ऑफ 72। तो आपके न्यूमरेटर में आप 72 रख दो और जितना आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपको डिनोमिनेटर में रख दो। तो अगर आपको 12% रिटर्न मिल रहा है मतलब 6 years में आपका पैसा डबल हो रहा है, तो 12 years में आपका पैसा 4 times मल्टीप्लाई होगा, बट प्रोवाइडेड यू होल्ड इट। तो म्यूचुअल फंड्स ये है, एक तरीका है कि आप लमसम, जैसे आपके पास 1 लाख है, सडनली आपने कहाँ से इनहेरिट किया, या आपको आपने अपने एक्टिंग में बहुत अच्छा किया और आपको मेजर फंड आ गया और आपको मालूम नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया मुझे इसको बैंक में नहीं रखना है, तो आप एक म्यूचुअल फंड में डाल के इसको छोड़ दो। बट यू हैव टू रिमेंबर, म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम 3 से 5 साल देना ही पड़ेगा। दूसरा इसका तरीका होता है कि म्यूचुअल फंड्स में आप SIP कर सकते हो। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप हर महीने आप डिसाइड करोगे कि मैं इतना ये फंड में डालने ही वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। बट इसके लिए आपको अपना टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। रफली मे बी 10 years इज बेटर। बट इसमें आप अपने सडन नीड्स या सडन टारगेट्स, जैसे आपके लॉन्ग टर्म को टारगेट्स, आप गाड़ी लेनी है या बाय द टाइम यू गेट मैरिड आप बच्चा हो जाए, आपका एजुकेशन के लिए चाहिए, तो ये इसका होराइजन आपको बहुत लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। तो रिस्क भी होता है ना इसमें? रिस्क नहीं होता है, बिकॉज आप वही चीज एवरेज करते जा रहे हो। देखो मार्केट्स अप एंड डाउन होते रहेंगे, बट आप अप में भी खरीद रहे हो SIP में, आप डाउन में भी खरीद रहे हो SIP में, तो आप एवरेज आउट करते जा रहे हो। तो आप हर एक प्राइस पे एवरेज करते जाते हो। तो अल्टीमेटली तो मार्केट ऊपर ही जाना है। एक मार्केट का नीचे गिरने का मुझे कंसिस्टेंटली कोई कारण नहीं लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए, जो मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है, या इंडिया के साथ कोई कंट्री का वॉर हो जाए, देन इट कैन अफेक्ट द मार्केट्स। बट यस, मार्केट्स, आपने मुझे पहले भी पूछा था कि मार्केट्स जियोपॉलिटिकल रीजन से गिर सकते हैं। यस, गिर सकते हैं। तो ये भी अफेक्ट होते हैं म्यूचुअल फंड्स और SIP? हाँ, ये अफेक्ट होते हैं, बिकॉज इन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता है। अच्छा। तो जैसे एक म्यूचुअल फंड का भी एक पोर्टफोलियो होता है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। तो म्यूचुअल फंड्स का एक पोर्टफोलियो होता है। तो उन्होंने आपके पैसे, मेरे पैसे और 10 आदमियों के पैसे या 100 आदमियों के पैसे लेके इन्होंने 10 स्टॉक्स खरीदे होते हैं। तो ये जब जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा या कुछ मार्केट क्रैश होगा तो सारे 10 शेयर्स के प्राइस गिरेंगे। तो जब शेयर्स के प्राइस गिरेंगे तो ये फंड का एक वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, NAV। तो उसका भी प्राइस गिरेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जब जैसे जैसे स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते जाए। ओके, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। ओके, ठीक है, पी लो कॉफी। तो रैपिड फायर का पहला सवाल, डिप्लोमेटिक होए बिना, कि कोई ऐसा स्टॉक या कंपनी जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया। नाम कंपनी का? कजारिया सिरेमिक्स। कजारिया सिरेमिक्स वही टाइल्स वाले ना? टाइल्स वाले, जिसका प्रेजेंट आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। हाँ, राइट। ठीक है। और ऐसी कंपनी जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, नाम? उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मैंने जिसका नहीं, फॉर्चुनेटली मेरी सारी कंपनीज ने मुझे रिवॉर्ड किया है। तो आई हैव नॉट बीन रियली रॉन्ग इन पिकिंग अप माई कंपनीज। इनिशियली यस, कोई कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया था, बट
उस टाइम ग्लोबल क्रैश हुआ था। कहीं से आपको कोई मेजर लॉस हुआ हो उसके अलावा, उस कंपनी के अलावा? नहीं, सो फार माय जर्नी हैज बीन गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, अगर आपको 3 तरह की मार्केट्स में, 4 तरह की मार्केट में अगर आपको एक चूज करना हो, आंसर मेरे को पता है बट स्टिल, कमोडिटी, डेरिवेटिव, इंट्राडे या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म, अनडाउटली। ये बीच में आया भी था। पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। भैया ने मेरे को ये बात पहले बोली थी एक बार जिम में कि ये सब मत करियो, इंट्राडे वाला मत करियो, करना है तो लॉन्ग टर्म करियो, नहीं तो मत ही करियो। फिर कह रहे पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड कोई 3 टिप्स बिगिनर्स के लिए जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, 3 टिप्स। डू नॉट लिसन टू रूमर्स, पहला टिप। कोई भी कंपनी के बारे में या मार्केट्स के बारे में या जनरली इंडिया के इवेंट्स के बारे में, प्रेजेंटली इलेक्शंस चल रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स ऑन ट्विटर एंड यूट्यूब कि ये सरकार नहीं आएगी, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये सब रूमर्स को इग्नोर करो। आपकी कंपनी बंद नहीं होने वाली है उससे। मारुति गाड़ी बनाएगी, MRF टायर बनाएगा या गुडिया टायर बनाएगा, कजारिया टाइल बनाएगी, ये सब रुकने नहीं वाला है इनकी वजह से। दूसरा है कि किसी के सुनने पर पैसा इन्वेस्ट मत करो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए और कंपनी के बारे में प्लीज पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंप्लीटली लॉस्ट हो जाओगे। अपना स्टॉक जब गिरेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने भी जब ये पेपर स्टॉक लिया था तो ये इनिशियली गिर रहा था तो मैं भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, बट मुझे मालूम था ये क्या करने वाला है तो मैं होल्ड करते गया 6 साल हो गए मुझे उसको होल्ड करके। 6 साल में काफी कुछ चेंज हो गया। 6 साल में कोविड हुआ, 3 वॉर चल रहे हैं, तो ये सब के बावजूद भी मैंने वो स्टॉक को होल्ड किया। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में मालूम नहीं होगा और आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो स्टॉक 10% भी गिर गया तो आप डेफिनेटली उसको बेच दोगे। आप इसलिए बेचोगे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है वो क्यों गिर रहा है। राइट, सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। ओके, आपका अगला क्वेश्चन कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है अभी तक कजारिया से, आपने किसी भी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है आपको, आपने अपनी ऐसी कोई चीज में उसके वो पैसे से इन्वेस्टमेंट करी या खरीदा, आपकी कोई मेमोरेबल चीज? हाँ, मैंने खरीदा। मैंने कजारिया हाफ प्रॉफिट बुक करके उससे मैंने गाड़ी ली थी। ओके। और वो गाड़ी के लिए मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा था, सारा कुछ कजारिया स्पॉन्सर्ड था। वाह, कजारिया की तरफ से गाड़ी। तो आपका रैपिड फायर का आखिरी सवाल कि कोई ऐसा रिलायबल सोर्स ऑफ लर्निंग इन्वेस्टमेंट के लिए? आई प्रेफर वॉचिंग बिजनेस चैनल्स एंड वेबसाइट्स ओनली। बुक अच्छा, मैंने तो बेस्ट सोर्स आपके हिसाब से बिजनेस चैनल्स है। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल, लाइक ब्लूमबर्ग न्यूज पे जाइए, moneycontrol.com है, स्क्रीनर पे जाइए। आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, बुक्स आपको एक जर्नल नॉलेज देंगी कि स्टॉक्स में ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया अभी। अब आपको थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा कंपनीज आइडेंटिफाई करने के लिए। बुक आपको कंपनी के बारे में नहीं बताएगी, कोई भी बुक आपको कंपनी के बारे में नहीं बताएगी। बुक आपको ये बताएगी कि कंपनी का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कंपनी क्या लेवल किस हिसाब से ग्रो करनी चाहिए हर साल में। तो अभी हम करते हैं पॉडकास्ट खत्म। कैसा लगा आपको? थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस। आई होप स्पेशली यंग पीपल वॉच दिस सो दैट दे नो के कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। एंड आई वांट लॉट ऑफ पीपल टू इन्वेस्ट because I think हमारी इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड प्रेजेंटली मार्केट एक्सपोजर लोगों का कम है, बट ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एंड आई थिंक आफ्टर कोविड काफी यंग जनरेशन घुस गया है, जिनको जेनजी बोला जाता है। तो काफी जेनजी घुस गया है इसमें। एंड एवरीवेयर मैं कहाँ भी जाऊँ अभी तो जेनजी स्टॉक्स के बारे में ही बात कर रहा होता है। एनीवे आई थिंक ये बोल रहे ना, लाइक यू कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट समथिंग, यूनिवर्स आपको देते जाता है। तो मेरे नजदीक भी सब ऐसे ही लोग आते जा रहे हैं। राइट, बट आई गेस इट्स नेवर टू लेट। नेवर टू लेट, यस। इनफैक्ट द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर। यस, ठीक है, तो करते हैं पॉडकास्ट को खत्म। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, मिलते हैं कल जिम में। करेक्ट। चलो, थैंक यू। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। विशाल भैया से बहुत इनसाइट्स मिले हैं मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, Apple Podcast, Spotify and Amazon Music. मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ। Till then, take care, be good.